नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो बीए सेमेस्टर 4th का सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर पेपर, जिसका नाम है भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1850 सेंचुरी टू 1964 सेंचुरी। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं और जानेंगे कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो इस बार एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, गांधीयन एरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इन 4 यूनिट के 4 सेगमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। देखो, वैसे तो मेजर पेपर है, मेजर पेपर में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बेटा तुक्का नहीं चलता मेजर पेपर में। मेजर पेपर एक्चुअली में आपका कोर एरिया है, या यूँ कहें आप जिस स्ट्रीम में हो उस स्ट्रीम का सबसे कोर पार्ट ही मेजर पेपर होता है। तो आप इसमें थोड़ी-सी कोताही मत बरतिएगा। जो आपके पास स्टडी मटेरियल आप उससे ज़रूर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हम जो लेके आते हैं, ये आपके लिए एक शॉर्ट टाइम पे रिवीजन का ज़रूर काम करता है, बट आपके पास जो मटेरियल होता है आप ज़रूर उसे एक बार गो थ्रू होना स्टार्ट कीजिएगा। चलो देखते हैं यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड एंड हू फाउंडेड इट? यानी कि एक्चुअली तो इसमें 3 क्वेश्चन आ गए। तो समझ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और इसकी स्थापना किसने की? The Indian National Congress was established on 28th December 1885 at Bombay। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, यानी उस टाइम बम्बई कहा जाता था, वहाँ हुई। इट वाज फाउंडेड बाई ए ओ ह्यूम, यानी इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। द फर्स्ट सेशन वाज प्रेसिडेंट ओवर बाई व्योमेश चंद्र बनर्जी एंड अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स। इसका प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, यानी कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस, रिप्रेजेंट इंडियन डिमांड्स बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, seek constitutional reforms and provide a common political platform for educated Indians। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, राजनीतिक चेतना विकसित करना था, भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना इसका उद्देश्य था, संवैधानिक सुधारों की मांग करना था और शिक्षित भारतीयों को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान करना, ये सारे इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, या इन बातों को ध्यान में रख कर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट? यानी व्हाई वाज इट स्टार्टेड? यानी स्वदेशी आंदोलन क्या था और इसे क्यों चालू किया गया, क्यों प्रारंभ किया गया? द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन इन 1905 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी स्वदेशी जो आंदोलन है वो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ था। इट प्रमोटेड द यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स एंड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स टू स्ट्रेंथन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड नेशनलिज्म। इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों व राष्ट्रवाद को सशक्त बनाना इसका क्या था, उद्देश्य था। यह नाम से समझ में आ रहा है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। नेक्स्ट है, वाई वाज बंगाल पार्टीशन इन 1905? यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल ऑन 16 अक्टूबर 1905 ऑफिशियली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यानी लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का विभाजन किया था। इंडियन नेशनलिस्ट बिलीव दैट द रियल पर्पज वाज टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड वीकन द नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रवादियों का मानना था कि इसका जो वास्तविक उद्देश्य है बंगाल विभाजन का, वो था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाना, इसका मेन उद्देश्य रहा। हालांकि इसका जो लॉर्ड कर्जन है उसने ये कहते हुए इसका डिवाइडेशन किया कि इससे प्रशासनिक तौर पे थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सूरत स्प्लिट? सूरत विभाजन क्या था? द सूरत स्प्लिट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1907 कांग्रेस सेशन एट सूरत। यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी, इसका पूरे पढ़ देता हूँ। द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस रिगार्डिंग लीडरशिप एंड मेथड्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यानी 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, तब जो कांग्रेस है वो उदारवादी व उग्रवादी दो गुटों में विभाजित हो गई थी
और इसका मुख्य कारण था नेतृत्व और राष्ट्रीय आंदोलन की कार्य पद्धति को लेकर मतभेद, यानी कि एक उस तरीके के नेता थे जो कि उदारवादी प्रकृति के रहे और दूसरे स्वदेशी मूवमेंट के जरिए यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे रहे। तो दो विभागों में कांग्रेस यहाँ पे बट जाती है, दो गुटों में बट जाती है। अगला क्वेश्चन था व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ समझौता क्या था। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916 बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। It promoted Hindu-Muslim unity and jointly demanded constitutional reforms from the British government. इसने हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ किया और दोनों संगठनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की और इसके बाद आगे चलकर 1919 में भारतीय शासन कानून भी बनता है। व्हाट वाज द होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन क्या था। द होम रूल मूवमेंट was launched in 1916 by बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, यानी कि जो होम रूल लीग आंदोलन है वो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चालू किया गया था। इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाज टू सिक्योर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। इसका उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत का क्रांतिकारी आंदोलन क्या था। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एम्ड टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंस थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज इंक्लूडेड खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड सूर्य सेन। अगर प्रमुख क्रांतिकारियों की बात करें तो खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्य सेन आदि इसमें शामिल रहे। और मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि कौन से क्रांतिकारी को सबसे पहले फांसी दी गई थी, या यूँ कहे किस क्रांतिकारी को सबसे पहले अंग्रेजों ने फांसी दी थी, क्योंकि इसमें इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मॉडरेट्स believed in constitutional methods, petitions, and peaceful reforms, whereas extremists favored boycott, स्वदेशी, passive resistance, and mass participation to achieve स्वराज। उदारवादी संवैधानिक उपायों के जरिए प्रार्थना पत्रों से और शांतिपूर्वक सुधारों में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और जन भागीदारी के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक टू इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में बाल गंगाधर तिलक के योगदान की व्याख्या कीजिए। बाल गंगाधर तिलक अवेकन्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थ्रू द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे के द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत की थी। He led the Swadeshi movement, founded the Home Rule League, and encouraged public participation through गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, होम रूल लीग की स्थापना की और गणपति व शिवाजी उत्सवों के माध्यम से जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई वाज इट लॉन्च्ड, असहयोग आंदोलन क्या था और इसे क्यों प्रारंभ किया गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 1 अगस्त 1920 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, द जलियांवाला बाग मैशकर एंड द खिलाफत इशू। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को रोलेट एक्ट के, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये प्रश्न खिलाफत आंदोलन के विरोध में या खिलाफत जो मुद्दा हुआ था उसके विरोध में असहयोग आंदोलन क्या किया था, प्रारंभ किया था। इट एम्ड टू अचीव स्वराज थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मीन्स, इसका उद्देश्य अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन क्या था। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1919 by मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन कैलिफेट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी खलीफा के पद की रक्षा के लिए 1919 में मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी सपोर्टेड द मूवमेंट टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था।
व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट विथड्रॉ? असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया, यानी कि शुरू महात्मा गांधी ने किया लेकिन इसको बाद में वापस ले भी लिया गया था, क्यों? महात्मा गांधी विथड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट on 12th February 1922 after the Chora Chori incidents, 5 February 1922, where a violent clash led to the death of 22 policemen violating the principle of non violence। यानी कि सीधी सी बात है, महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन थे वो अहिंसा और सत्य पे आधारित थे, लेकिन जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसमें हिंसा हुई थी, और उस हिंसा को देखते हुए उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है यानी असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 के चोरा चोरी कांड में हिंसा के कारण 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। अहिंसा के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, और ऊपर अभी हमने पढ़ा कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? द सिविल disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi on 12th March 1930 with the दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ किया था। इट एम्ड टू ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉज स्पेशली द सॉल्ट लॉ थ्रू पीसफुल सिविल रेसिस्टेंस। इसका उद्देश्य नमक कानून सहित अन्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक उल्लंघन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। गोल मेज सम्मेलनों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन लंदन बिटवीन 1930 टू 1932 टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार के लिए 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। Mahatma Gandhi attended only the second roundtable conference in 1931 as the representative of the Indian National Congress। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। गोलमेज मतलब मेज क्या होती है भाई, जिस पर हम सामने जो होती है, तो कोई मेज अगर गोल है और इधर चेयर लगी हुई है तो इसे हमने कौन सा सम्मेलन बोला? गोलमेज, यानी कि राउंड टेबल पर बैठकर डिस्कस करना कि इंडिया में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो सकते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस को गोलमेज या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932? भारत 1932 का सांप्रदायिक निर्णय क्या था? द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडोनाल्ड ऑन 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर वेरियस कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस। इसके अंतर्गत विभिन्न समुदायों जिनमें दलित वर्ग भी शामिल था के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पूना पैक्ट? पूना पैक्ट क्या था? द पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ। इट रिप्लेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस विद रिजर्व्ड सीट्स इन जॉइंट इलेक्टोरेट्स। इसके अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। यानी पहले क्या था कि वो जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड के लिए वो जो दलित है उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की थी, जिसको आगे चलकर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता होता है उसमें अलग से डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इलेक्टोरेट की नीड नहीं हटाकर जो एक था उसी में ही रिजर्व सीट ला दी गई थी। अगला है, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942 थ्रू द बॉम्बे रिजोल्यूशन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई प्रस्ताव के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एंड ब्रिटिश रूल इमीडिएटली। गांधी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, यानी इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को तत्काल अंत करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, या भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था? द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी।
सविनय अयोग्य आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर उसे सशक्त बनाया। इट चैलेंज्ड ब्रिटिश अथॉरिटी, पॉपुलराइज्ड द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड अट्रैक्ट इंटरनेशनल अटेंशन। इसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लोकप्रिय बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संघर्ष को भी पहचान दिलाई। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन एरा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग के महत्व की व्याख्या करो। The Gandhian era transformed the Indian national movement into a mass movement through truth, non-violence and civil resistance। गांधी युग ने सत्य, अहिंसा और सविनय प्रतिरोध के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। It united people across regions and communities and accelerated India's struggle for independence। इसने विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों के लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई गति प्रदान की थी। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या था। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, also known as the Morley-Minto reforms, enlarged the legislative councils and introduced separate electorates for Muslims for the first time। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, उस अधिनियम ने विधान परिषदों का विस्तार किया और पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की थी। इट अलाउड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसने भारतीयों को सीमित रूप से विधायी कार्यों में भाग लेने का अवसर भी दिया। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता क्या थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, also called the Monte-Chelmsford reforms, introduced diarchy in the provinces, expanded legislative councils and increased the participation of Indians in administration। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की थी, विधान परिषदों का विस्तार किया और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई। हालांकि इसमें अपर और लोअर दो तरीके के सिस्टम इसमें लाए गए। अपर में मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ही हुआ करते थे और लोअर में इंडियंस को जगह दी गई थी। हालांकि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर अपर हाउस को दिया गया, यानी कि ब्रिटिश को था। तो डायरकी सिस्टम था, लेकिन आगे चल के इस डायरकी का विरोध होता है, फिर 1935 में इस डायरकी को हटा भी दिया जाता है। व्हाट वाज डायरकी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन यानी डायरकी क्या था। डायरकी वाज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में लागू की गई एक व्यवस्था थी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड subjects which are administrated separately by the governor and Indian ministers। प्रांतीय विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया, जिसका प्रशासन क्रमशः गवर्नर और भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। वाई वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड। साइमन आयोग की स्थापना या नियुक्ति की गई थी। द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 to review the working of the Government of India Act 1919 and recommended constitutional reforms। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारतीय शासन अधिनियम 1919 की नियुक्ति की और संवैधानिक सुधारों के सुझाव देने के लिए साइमन आयोग को नियुक्त किया। इट वॉज अपोज्ड बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर। इसका विरोध भी हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे इसमें ब्रिटिशियन थे। Why did Indians oppose the Simon Commission? भारतीयों ने साइमन आयोग का विरोध क्यों किया? The Simon Commission faced widespread opposition because it consisted entirely of British members। यानी साइमन आयोग का व्यापक विरोध हुआ क्योंकि इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। Indians protest with the slogan Simon Go Back, demanding equal representation in constitutional reforms। भारतीयों ने साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा दिया, लगाते हुए संवैधानिक सुधारों में भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की। व्हाट वाज द नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी वो क्या थी। द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन 1928 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा प्रस्तुत पहला प्रमुख संवैधानिक प्रारूप था।
It was the first major constitutional proposal drafted by Indians recommending dominion status, fundamental rights and responsible government. इसमें डोमिनियन स्टेटस, मौलिक अधिकार, उत्तरदायी शासन की सिफारिश थी। इसलिए जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक प्रारूप माना जाता है। What were the main features of the Government of India Act 1935? भारतीय शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? The Government of India Act 1935 provided provincial autonomy, proposed an all-Indian federation, abolished diarchy in provinces and introduced diarchy at the center. भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की। इट ऑल्सो एक्सपेंडेड दी फ्रेंचाइज, इसने मताधिकार को भी क्या दिया, विस्तार दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्ता क्या थी? Provincial autonomy gave elected provincial ministers greater control over administration. प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडलों को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। Provincial governments became responsible to the legislature, to the governors retained special डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि प्रांतीय सरकारें विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी बनी, यद्यपि गवर्नरों के पास विशेष विवेकाधीन शक्तियां भी बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो सुधारों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, increased Indian representation and introduced separate electorates for Muslim, which later became a major factor in communal politics. मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत विधान परिषदों का विस्तार किया गया, भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया और मुसलमानों के लिए पृथक रूप में निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसने आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को भी बढ़ावा दिया। What was the significance of the Government of India Act 1935? भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्व क्या था? The Government of India Act 1935 was the most comprehensive constitutional reform before independence. भारत शासन अधिनियम 1935 स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। Many of its administrative provisions were later incorporated into the Constitution of India 1950. इसके अनेक प्रशासनिक प्रावधानों को बाद में भारतीय संविधान 1950 में भी अपना लिया गया था, या यूँ कहे जो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, उससे ही आगे चलकर इसका ही एक उन्नत रूप के तौर पे भारतीय संविधान भी बनाया गया। अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन क्या था? द क्रिप्स mission was sent to India in March 1942 under the leadership of Sir Stafford Cripps. यानी मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इट प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट इट्स प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी बिगन ऑन 18 फरवरी 1946 इन बॉम्बे, यानी 18 फरवरी 1946 को बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह प्रारंभ हुआ। नवल रेटिंग्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुअर सर्विसेज कंडीशंस एंड ब्रिटिश रूल। नौसैनिकों ने खराब सेवा स्थितियों एवं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। The revolt spread to several cities and strengthened the demand for India's independence. यह आंदोलन अनेक नगरों तक फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति भी दी। What was the cabinet mission? कैबिनेट मिशन क्या था? The cabinet mission came to India in 1946 to propose a constitutional framework for the ट्रांसफर ऑफ पावर्स। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था। It recommended the formation of constituent assembly and a federal structure of India. इसने संविधान सभा के गठन और संघीय व्यवस्था की सिफारिश की थी और आगे बाद में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनती है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के योगदान की व्याख्या कीजिए। सुभाष चंद्र बोस रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943 and gave the slogan, "Give me blood and I will give you freedom."
सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म एंड इंटेंसिफाइड द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आज़ाद हिंद फौज ने देशभक्ति की भावना को जोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा भी प्रदान करी। व्हाट वाज द माउंटेन बेटन प्लान यानी माउंटेन बेटन योजना क्या थी? The Mountbatten Plan was announced on 3rd June 1947 by Lord Mountbatten। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटेनबेटन ने माउंटेनबेटन योजना की घोषणा की। इट प्रपोज द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। इसके अनुसार ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जाए और दोनों को ही सत्ता हस्तांतरित की जाए या की गई, इस तरीके का इसमें प्रस्ताव था जो कि 3 जून 1947 को आया था। व्हाट वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18th जुलाई 1947 क्रिएटेड द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिटिश शासन संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 अगस्त 1947 और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ। When did the Constitution of India came into force? Mention its significance। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसका क्या महत्व है बताइए। The Constitution of India was adopted on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। It established India as a sovereign democratic republic and guaranteed fundamental rights to its citizens। यानी कि इसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। अब यहाँ पे दो डेट है, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। और भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतने समय में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द एक्सेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स? भारतीय रियासतों के विलय एवं एकीकरण से क्या अभिप्राय है? आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन इंटीग्रेटेड मोर देन 560 princely states into the Indian Union through diplomacy and administrative measures ensuring the political unity of India। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने कूटनीति व प्रशासनिक उपायों द्वारा 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया, जिससे भारत की राजनीतिक एकता स्थापित हुई। व्हाट वाज द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था या क्या है? The non-aligned movement was established in 1961 to maintain independence from the Cold War military blocs। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के सैन्य गुटों से स्वतंत्र रहने के उद्देश्य से की गई। जवाहरलाल नेहरू was one of its principal founders along with leaders of Yugoslavia, Egypt, Indonesia and Ghana। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख संस्थापकों में से हैं, संस्थापकों में से थे, जिन्होंने यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और गाना के नेताओं के साथ इसकी स्थापना की थी। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर इंडिया? भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व था? द नॉन अलाइंड मूवमेंट enabled इंडिया टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विदाउट ज्वाइनिंग ईदर द अमेरिकन और सोवियत ब्लॉक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत को अमेरिका व सोवियत संघ के किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का मौका दिया। इट प्रमोटेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। इसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नव स्वतंत्र देशों के हितों को बढ़ावा दिया था। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये तो अपना सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें यूनिट वाइज हमने हर यूनिट से करीब करीब तीन क्वेश्चन रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने करी और इसके क्या ऑब्जेक्टिव, आप इनको डिटेल में देख सकते हो। और कैसे इसका आंसर करना है ये भी हमने आपको बताया है। साथ ही में हमने सी सेक्शन के भी क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो आप सी सेक्शन के क्वेश्चन भी यूनिट वाइज यहाँ से
देख सकते हो और किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस पीडीएफ से आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हालाँकि थोड़ा-सा हम लेट हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल क्लासेस के चक्कर में सारी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। किसी के नोट्स बन जाते हैं, किसी की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो यही है कि ये था अपना सेमेस्टर बीए सेमेस्टर 4th का हिस्ट्री मेजर पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्लास को हाइप ज़रूर कीजिएगा और हाँ, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है और इसके आप स्टडी मटेरियल टैब पे जाओगे, वहाँ सेमेस्टर 4th के फ़ोल्डर में आपको ये मेजर हिस्ट्री क्वेश्चन के नाम से ये फाइल आपको मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक क्लास में बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और आप यूँ ही स्टडी करते रहे, जुड़े रहे अपने करियर रेडीनेस के साथ। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।